हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। मेरे दिल की सुकून एपिसोड नंबर 8। एक उम्मीद उसके दिल में है कि सब एक होंगे। वो उम्मीद सबके दिल में है, लेकिन अगर फिर से गड़बड़ हो जाएगी तो इस बार सब ऐसे बिखरेंगी कि कोई कभी एक नहीं हो पाएगा। बनी राघव को देखते हुए उससे बोला, उसके दिल में सबसे बड़े डर की वजह तो तुम ही हो। अगर अनिरुद्ध कुर्बान होगा तो तुम भी उसके पीछे पीछे कुर्बान हो जाओगे, यही ना। और यही तो किया था तुमने, सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के नाते। तुमने ये फैसला लिया था कि तुम अपनी मोहब्बत से ही नहीं, पूरी दुनिया से दूर रहोगे जब तक अनिरुद्ध उस जगह से, उस महल से बाहर नहीं निकलेगा। अब राघव आसमान की तरफ देखते हुए बोला, वो मेरी दोस्ती थी, लेकिन इस बार मैं अपनी मोहब्बत भी निभाऊंगा अपनी मीनी से। हेल किंग में उस वक्त मुझे नहीं रोका था, क्योंकि वो जानते थे कि अनिरुद्ध के आगे मैं किसी की नहीं सुनूंगा। जब अनिरुद्ध ने वो फैसला और शपथ लिया था, बहुत हर्ट हुआ था मुझे, बहुत। इसलिए बिना किसी के बारे में सोचे मैं भी ये शपथ ले लिया था कि जब तक अनिरुद्ध नहीं आएगा तब तक मैं भी पूरी दुनिया से अलग रहूंगा। और मैं था, पूरे 100 साल तक एक गुफा के अंदर खुद को दुनिया से अलग कर दिया। मैंने अपनी मोहब्बत से हर रिश्ते तोड़ दिए। मैंने। बनी कुछ पल रुककर बोला, होने को अभी भी कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्यों ना कायरा को सच हम बताएं। ये सुनते ही राघव ने उसको देखा और उससे बोला, तुम्हारा दिमाग इन चीज़ों में कब से चलने लगा। बनी आई रोल करते हुए बोला, भूल गया। मेरी मॉम पहले इंसान ज़रूर थी, लेकिन बाद में वो वैम्पायर हैं। अनिरुद्ध के जाति का हूँ तो इतना दिमाग तो चलेगा ना मेरा। कायरा को सच हम बताएंगे, उसे दिखाएंगे निशा से लेके अनिरुद्ध की जुनूनियत से लेकर उसकी मौत का सच। उसकी बात सुन राघव के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। वहीं इधर अनिरुद्ध के पैलेस में कायरा ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोली। कुछ पल ऐसे लेटे रहने के बाद वो एकदम से उठी और वो चारों तरफ देखने लगी। इस वक्त वो एक बड़े से कमरे में थी, जिसका थीम पूरा लाइट ब्लैक था। उस कमरे की चारों तरफ देखते ही उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, अनिरुद्ध। इतना बोलकर वो बेड से खड़ी हुई और फिर तेज आवाज में बोली, मुझे पता है तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, तो अपनी मर्जी से आई हूँ मैं, मतलब आ रही थी तो मुझे बेहोश करने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हें मुझे सुलाना नहीं चाहिए था, एक बार पापा से मिलने तो देते। उसके इतना बोलने के बाद भी कोई आवाज़ नहीं आई। कायरा धीरे से बोली, मेरे सामने नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, तुम्हें अपने सामने में लाकर रहूँगी। इतना बोलकर वो बेडरूम से निकलकर सीधे सीढ़ियों के पास गई। उसने जैसे ही एक सीढ़ी पर कदम रखी, उसके ऊपर गुलाब के फूल गिरने लगे। एक बार सर उठाकर देखी, इस वक्त उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। फिर अचानक सामने से आवाज़ आई, वेलकम होम जान। ये सुनते ही कायरा ने एकदम से नीचे अनिरुद्ध को देखी, जो लास्ट स्टेयर के पास खड़ा था। कायरा ने कुछ पल अनिरुद्ध को देखी और फिर वो एकदम से नीचे गई और सीधे जाकर अनिरुद्ध के सीने से लग गई। उसने कायरा के पेट पर हाथ रखा और उससे बोला, अभी तक तुम मुझे ऐसे ढूंढ रही थी जैसे कितना गुस्सा आ रहा है तुम्हें, और अब तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये तो बहुत अच्छा है जान, ये किसका मैजिक है। कायरा उससे अलग होते हुए बोली, शायद तुम्हारा ही। ये बोलते हुए उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। अनिरुद्ध ने कुछ पल कायरा के चेहरे को देखा और फिर उससे बोला, तुम खुश हो ना जान। कायरा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे साथ तो खुश होना पड़ता है मुझे। नहीं पता क्या हुआ है मुझे, नहीं पता कि क्या होना चाहिए मुझे, नहीं पता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है, पर इतना पता है कि तुम खुशी हो मेरी इकलौती खुशी से। ये बोलते हुए वो अनिरुद्ध की आंखों में देख रही थी। अनिरुद्ध ने उसके सिर से अपना सर जोड़ा और उससे बोला, बस, और कुछ नहीं चाहिए जान, इस बार मत छोड़ना मुझे। कायरा उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, तुम चाहोगे तो भी नहीं छोड़ेंगी, वादा है मेरा, तुम्हारी जान का, तुम्हारे दिल का। ये सुनते ही वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर कायरा के फोरहेड पर किस करके उसने उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और फिर उसे वापस ऊपर लेकर चला गया। वहीं कपूर पैलेस में तानिया इस वक्त गार्डन में मीनी के साथ गार्डनिंग कर रही थी। मीनी कहीं खोई हुई सी थी। तानिया उससे बोली, मीनी क्या हुआ तुम्हें। मीनी एकदम से बोली, आप अनिरुद्ध से मिलेंगी या नहीं आप।
ये सुनते ही तानिया ने एक गहरी सांस ली और फिर उससे बोली, ऐसे सवाल अगर निक करता तो समझ में भी आता मीनी, पर तुम्हारे इस सवाल का क्या मतलब है? मीनी उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोली, सीधा सा मतलब है, मैं चाहती हूँ कि जब वापस आऊँ अपने भाई को घर वापस लाना है, मुझे उसके लिए पूछ रही हूँ, आप मिलेंगी या नहीं? तानिया बिना किसी भाव के बोली, मुझे नहीं पता। मैनी धीरे से बोली, यू नो वॉट, जो करना है करो। ये बोलकर वो वहाँ से खड़ी हुई और चली गई। तानिया ने एक बार उसको जाते हुए देखी और फिर वो गार्डनिंग पर फोकस करने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो बिना मुड़े बोली, कुछ बोलना है तुम्हें प्रिया? प्रिया उसके पास बैठते हुए बोली, पूछना है। ये सुनते ही तानिया ने कन्फ्यूजन से उसे देखी। प्रिया गहरी सांस लेकर बोली, आज ही वो दिन है ना जब आपकी मॉम की डेथ हुई, आंटी की। ये सुनते ही तानिया के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। प्रिया उसका हाथ पकड़कर बोली, दी आप मुझसे शेयर कर सकते हो। मुझे पता है कि आप आंटी से बहुत प्यार करती थी। आपने उन्हें अपनी आंखों के सामने उस तरीके से मरता देखा, आपका दिल टूटा। आप आज भी तकलीफ़ में होती हो जब उनके बारे में सोचती हो। आई नो यू। तानिया गहरी सांस लेकर बोली, वो एंजल थी प्रिया, मरना उनके नसीब में नहीं था, लेकिन फिर भी वो मरी क्योंकि मारने वाला मेरा बेटा अनिरुद्ध था। ये सुनते ही प्रिया ने एकदम से तानिया का हाथ छोड़ दी और उससे बोली, जानबूझकर नहीं किया उसने दी? तानिया बहुत धीरे से बोली, गलती से भी नहीं किया ना? प्रिया कुछ पल रुककर बोली, दी मुझे कभी कभी लगता है कि आप फालतू में बात बढ़ा रही हो। आप अच्छे से जानती हो कि उस वक्त अनिरुद्ध खुद के काबू में नहीं था। वो अगर खुद के काबू में होता तो वो उन्हें कभी नहीं मारता। तानिया प्रिया को देखते हुए उससे बोली, तुमने किसी को खोया नहीं है ना प्रिया, इसलिए ये बोल रही हो। जिस दिन खोओगी उस दिन समझ में आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। जो दर्द मैंने झेला है वो मेरी बहन न झेले। तुम खुश रहो, मेरी लाइफ में इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। प्रिया ने एक बार उसको जाते देखी और फिर उसने उस फूल को देखी जो अब तक हल्का हल्का खिला हुआ था। उस फूल को देखते हुए प्रिया बोली, फूल खिल रहे हैं, शायद रिश्तों की दरार भी भर जाएं और एक प्यार की लहर खिल उठे। अब बस अनिरुद्ध के और आपके आमने सामने आने का इंतजार है मुझे। तब कयामत भी आएगी और कायनात भी बदलेगी। ये बोलते हुए उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। इधर अनिरुद्ध के पैलेस में कायरा इस वक्त मिरर के सामने खड़ी थी और वो खुद को देख रही थी। उसकी नज़र अपने गर्दन पर थी जहाँ हल्का हल्का रेड निशान था। जब से वो अनिरुद्ध से मिली थी ये निशान कभी गया नहीं था और वो इस निशान को लेकर काफ़ी कंफ्यूज थी। कायरा कुछ सोचते हुए बोली, ये निशान कभी ख़त्म नहीं होगा क्या? तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, नहीं होगा जान। ये सुनते ही कायरा एकदम से मुड़कर उसको देखी और उससे बोली, क्यों? अनिरुद्ध उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्योंकि ये निशान ये साबित करते हैं कि वैम्पायर किंग ने तुम्हें निशान दिया है जान। ये सबूत है इस बात का कि तुम मेरी हो, इसलिए ये कभी नहीं जाएगा और न जाने वाला। कायरा धीरे से बोली, इसका मतलब जो कहानी में होती है वो सच है? वैम्पायर ने अपनी मेट को मार किया है और ये तुम्हारा मार्क का निशान है? अनिरुद्ध ने कायरा को अपने पास खींचा और उससे बोला, यस जान, ये मेरी मार्किंग है। कायरा एकदम से बोली, तुमने मुझे मार्क किया है, लेकिन मैंने तो नहीं किया। किसी को ये कैसे पता चलेगा कि अनिरुद्ध निकोस कपूर वैम्पायर किंग वो मेरा है, मेरे गोल्डन आइस वाले वैम्पायर? वो कायरा की आंखों में देखते हुए उससे बोला, मेरी आंखों में देखकर कोई भी समझ जाएगा कि अनिरुद्ध बस उसकी जान का है। मेरी जुबान पर मेरी जान का नाम रहता है, मेरी जहान में जान है। कोई मेरे पास आए तो मेरी जान की खुशबू को सूंघ सकता है। कायरा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी बातें ऐसी लगती है कि मैंने पहले भी सुनी है। ऐसा लगता है कि ये कोई नया नहीं है, पर फिर भी सब कुछ नया सा लगता है। ऐसा लगता है कि अनिरुद्ध बीच में ही बोला, क्योंकि तुम्हारे मन की उलझन में पड़ सकता हूँ। तुम्हारा और मेरा रिश्ता है, हमारी रूह एक दूसरे से जुड़ी हुई है जान। तुम्हारी रूह को मैं पढ़ सकता हूँ, तुम चाहो या ना चाहो तब भी। कायरा उसके गले में बाहर डालते हुए बोली,
ओके तो बताओ क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। वो कुछ पल रुक कर बोला, कुछ ऐसा कि इससे आगे वो कुछ बोल पाता कि तभी उसकी खिड़की की तरफ से एक आवाज़ आई। अनिरुद्ध ने एकदम से मुड़कर खिड़की की तरफ देखा, वहाँ पर कुछ तो था। अनिरुद्ध अचानक से बेहद सर्द आवाज़ में बोला, जान बाहर जाएं। कायरा कन्फ्यूजन से बोली, पर अनिरुद्ध तेज आवाज़ में बोला, जान आउट। ये सुनते ही कायरा एकदम से उससे अलग हुई और उसने कुछ पल अनिरुद्ध को देखी और वहाँ से तुरंत चली गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध खिड़की के पास गया और उसको देखते हुए बोला, क्या पता चला। ये बोलते हुए वो उसकी आंखों में देख रहा था। कुछ पल बाद अनिरुद्ध धीरे से बोला, डार्क अपने कमरे से बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे जाना पड़ेगा। डार्क आ रहे हैं मतलब उन्होंने निशा को फील कर लिया है। मुझे उसका अड्डा जानना है, वो जो खिड़की पर था। ये सुनते ही वहाँ से उड़कर चला गया। अनिरुद्ध ने कुछ पल उसको जाते देखा और फिर उसने अपनी नजरें गार्डन की तरफ और वहाँ देखते ही उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। कायरा फूलों को टच करते हुए ऐसे ही घूम रही थी। उसे पता नहीं चल रहा था, पर उसके छूने से फूल खिलने लगे थे। अनिरुद्ध पूरी तरह से एक काली शक्ति था। उसके आसपास नेचर कभी खुश नहीं रह सकती थी, इसलिए वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे थे सब मुरझाए हुए थे, लेकिन कायरा की एक छुअन से सब खिलने लगे थे। वहीं कायरा खुद से बोली, ऐसा भी क्या था कि मुझे ऐसे भेज दिया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। कितना अजीब है ये गोल्डन आइज वाला वेम्पायर। नहीं, ऐसे वेम्पायर बोलना अच्छी बात नहीं। मेरा अनिरुद्ध है, वो मेरा अनिरुद्ध। ये बोलते हुए उसकी नजरें फूलों की तरफ गई। उसने एक गुलाब का फूल तोड़ा और उस फूल को देखते हुए बोली, क्या हो रहा है मुझे। अब तो मुझे जानना है कि मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ। अब समझना है कि मैं कैसे तुम्हारी हूँ। ये बोलते हुए उसने ऊपर खिड़की की तरफ देखी और उसको देखते ही उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। अंदर जैसे चिल्लाया था, उसकी वजह से वो नाराज थी। कायरा की इस हरकत पर उसने सर हिला दिया और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही कायरा ने एक बार उस तरफ देखी और खुद से बोली, ये मुझे मनाने नहीं आएगा तो मैं इसके बारे में सोच क्यों रही हूँ। यह बोलकर उसने वो फूल वहीं पर गिरा दी और फिर अंदर चली गई। वहीं उसके जाते ही वो फूल खुद ब खुद उड़ते हुए वहाँ से कहीं चला गया। वहीं निक इस वक्त हेल में था। वो एक जगह पर खड़ा था और सामने देख रहा था। वो लाल आसमान की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई। वो सुनते ही उसके फेस पर एक तिरछी मुस्कान आई और वो मुड़ते हुए बोला, वेलकम डार्क। निक और डार्क इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। डार्क की लाल आंखें इस वक्त निक पर ठहरी हुई थी। तभी निक बोला, आप मुझे इस तरीके से देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ बोलना चाहते हैं क्या। मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप क्या बोलना चाहते हैं। डार्क अपनी भारी सी आवाज़ में बोला, निशा बाहर आ चुकी है, तुम्हें पता है ना। निक, तुम्हें मैंने हेल्प किंग बनाया है, उसके बाद से वो मेरे खिलाफ थी। यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। फिर अचानक से आके उसने सारी चीज़ें तबाह की। जो किया सो किया, पर अब वो फिर से तबाह करने के लिए आई है, क्योंकि कायरा वापस आ चुकी है। तुम्हारे बेटे की सुकून, उसकी मोहब्बत। और इतना बोलते ही वो रुक गया। निक हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मेरे सामने हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है डार्क। और वैसे भी जो हेल बना सकता है, अगर वो हिचकिचा जाए तो पूरी दुनिया क्या करेगी। डार्क तिरछी मुस्कुराते हुए बोला, पूरी दुनिया खौफजदा रहेगी। खौफ बनाने का काम तुम्हारा भी है और उसका भी। अनिरुद्ध को बोलो मुझे उससे मिलना है, अकेले में एक ख़ास मुलाकात करनी है मुझे उससे, वैम्पायर किंग से, जिसे खुद मैंने अपनी गोद में उठाया था। वो पहला क्रीचर था जो मेरे इतने पास आया था। निक कुछ पल रुककर बोला, वो नहीं मिलेगा डार्क। वो नाराज़ है, सबसे नाराज़ है। और उसकी नाराज़गी ऐसी है कि वो ना किसी से मिलना चाहता है, ना किसी से कनेक्शन रखना चाहता है। डार्क बिना किसी भाव के बोला, निक, मिलना पड़ेगा उसे। अगर वो पागल निशा की कमजोरी से लेके उसकी शक्तियों तक के बारे में उसे जानना है तो उसे मुझसे मिलना पड़ेगा। निशा मेरा अंश है और कायरा निशा का अंश। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसको मैसेज पहुंचाओ कि डार्क को उससे मिलना है। कुछ पल बाद वो खुद आएगा, क्योंकि इस बार अपनी मोहब्बत को वो खुद नहीं खोना चाहता।
अपनी बात बोलकर दारुक तुरंत वहाँ से गायब हो गए। उसके जाते ही निक धीरे से बोला, एक बार फिर से तुमसे मिलना होगा अनिरुद्ध, और इस बार मुलाकात थोड़ी लंबी हो सकती है। ये बोलते हुए उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। इधर कायरा इस वक्त वॉशरूम में थी और वो कुछ सोच रही थी। वो फ्रेश हो चुकी थी, लेकिन अब उसे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि उसके कपड़े यहाँ पर नहीं थे। अनिरुद्ध उसे ऐसे ही लाया था। कायरा खुद से बोली, घर तो जाना पड़ेगा, जो होगा देखा जाएगा। ये बोलकर वो तुरंत बाहर गई और फिर सीधे चेंजिंग क्लोसेट में चली गई। वहाँ जाते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसके लिए वहाँ पर हर तरीके के कपड़े थे। कायरा ने जल्दी से एक ड्रेस उठाई और फिर उस ड्रेस को पहनकर वो तुरंत वहाँ से निकल गई। नीचे जाते ही उसके कदम एकदम से रुके और वो अनिरुद्ध को देखने लगी, जो कि वहीं हॉल के बीचों बीच खड़ा था और सामने देखते हुए कुछ सोच रहा था। कायरा तेज आवाज़ में बोली, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तुम मेरी नाराज़गी को इग्नोर करते हुए खुद में कहीं खोए हुए हो। कैसे वैम्पायर हो तुम? वो सामने देखते हुए बोला, वैम्पायर नहीं मेरी जान, वैम्पायर किंग। हर चीज़ को नॉर्मलाइज करके तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। कायरा उसके सामने आके बोली, ओके, मैं कुछ नहीं कर सकती। और तुमने क्या किया? तुम मेरे ऊपर चिल्लाए, मतलब तुमने मुझे डांटा। मैं बस देख रही थी कि आखिर खिड़की पर था क्या। वहाँ से आवाज़ आई थी और मुझे अभी भी नहीं पता वहाँ पर क्या था। खैर, नहीं जानना, पर तुमने तो मुझे मना भी नहीं रहे हो। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्या? उसने एकदम से कायरा को अपने पास खींचा और उससे बोला, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है जान, इसलिए तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। कायरा धीरे से बोली, इंतज़ार? पर इसके आगे वो कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही अनिरुद्ध ने उससे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और फिर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। कायरा एकदम से बोली, क्या कर रहे हो तुम? मुझे नीचे उतारो, हमारी बात पूरी नहीं हुई है अभी। अनिरुद्ध ने उसे चेयर पर बैठाया और उससे बोला, बात पूरी होगी जान, पहले खाना खाना है तुम्हें। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ब्लड के बिना मैं नहीं रह सकता, और ब्लड की कमी तुम्हें ना हो उसके लिए तुम्हारा खाना पीना ज़रूरी है। कायरा धीरे से बोली, कितने अजीब हो ना तुम खुद मेरा खून लेते हो और फिर मुझे खाना खिला भी रहे हो। मारना भी है और केयर भी करना है। अनिरुद्ध उसके पास बैठते हुए बोला, मुझे तुम्हें मारना नहीं है जान, तुम्हारे मरने से पहले मुझे खुद 100 मौत मंजूर है। ये सुनते ही कायरा एकदम से उसको देखने लगी। अनिरुद्ध उसकी तरफ एक बाइट बढ़ाकर बोला, ओपन योर माउथ। ये सुनते ही कायरा ने अपना मुंह खोली और फिर अनिरुद्ध खुद उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। कायरा कुछ बोलती कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने जल्दी से अनिरुद्ध की तरफ देखी और उससे बोली, मेरा फ़ोन तुम्हारे पास है, फ़ोन दो ना। अनिरुद्ध ने अपनी पॉकेट से उसका फ़ोन निकाला और बिना किसी भाव के बोला, ये कॉल क्यों कर रहा है तुम्हें जान? ये सुनते ही कायरा ने स्क्रीन की तरफ देखी, जिस पर सत्य का नाम फ्लैश हो रहा था। कुछ पल स्क्रीन की तरफ देखने के बाद उसने वापस उसकी तरफ देखी, जिसकी आंखें हल्की हल्की चमकने लगी थी, जिसका साफ मतलब था कि उसे गुस्सा आ रहा था। वो धीरे से बोली, कोई बात होगी ना, मैं एक बार बात कर लो प्लीज़। अनिरुद्ध ने एक बार कायरा की तरफ देखा और एकदम से बोला, बिल्कुल नहीं। ये बोलकर उसने कायरा का फ़ोन उठाकर वहीं फेंक दिया और कुछ पल में वो फ़ोन डैमेज हो गया। कायरा हैरानी से बोली, ये क्या किया तुमने अनिरुद्ध? ये बोलते हुए उसने अनिरुद्ध को देखा, जो उसे घूर रहा था। अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए कायरा ने अपनी थूक निकली। वो कुछ बोलने वाली थी कि तभी वो एकदम से खड़ा हुआ और धीरे से बोला, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जान। कायरा एकदम से खड़ी होकर बोली, अनिरुद्ध प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। तुम चाहते हो ना कि मैं नहीं बात करूं, मैं नहीं बात करूंगी, प्लीज़ शांत हो जाओ। ये बोलते हुए उसने अनिरुद्ध का हाथ एकदम से पकड़ ली। अनिरुद्ध ने कायरा को एकदम से अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, जान, अगर मुझे ऐसे इंसान तुम्हारे आसपास भी दिखे ना, तो ना तुम्हारी बात सुनी जाएगी, ना उसकी फरियाद सुनी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मौत दी जाएगी। और ये वादा है मेरा अनिरुद्ध का। कायरा ने बिना कुछ बोले बस हाँ में सिर हिला दी। वो उसकी गोल्डन आइस में देख रही थी, जो गुस्से से चमक रही थी। अचानक न जाने कायरा को क्या हुआ, एकदम से पंजों के बल उठी और उसने अनिरुद्ध के ओठों पर अपने ओठ टिका लिए। कायरा के ऐसा करते ही वो धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने एकदम से कायरा की कमर पर हाथ रखा और फिर उसने अपने पास खींचकर उसे
लिप टचिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया। किस करते हुए उसने कायरा को वहीं पिलर से लगा दिया और फिर उसके ओठों को छोड़कर बोला, तुम मुझे वैसे ही शांत करती हो जान, जैसे हमेशा से करती आई थी ना। कायरा एकदम से बोली, हमेशा से मतलब? ये बोलते हुए वो उसकी आंखों में देख रही थी। अनुज कुछ बोलने वाला था कि तभी उसके पीछे से आवाज आई, हम बताते हैं ना। इसलिए तो हैं हम। ये सुनते ही कायरा ने एकदम से गेट की तरफ देखी, जहाँ पर राघव के साथ बनी खड़ा था। कायरा ने सिर्फ और सिर्फ राघव को देखी थी, उसे बनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अनिरुद्ध ने मुड़कर उन दोनों को देखा और फिर तेज आवाज में बोला, क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पर? किससे पूछ कर आए हो तुम? हाँ, राघव मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे अड्डे पर आने के लिए हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही आ सकते हैं। और वैम्पायर किंग की मेट से भी मिलना ही था ना? बनी को भी मिलना था। कायरा धीरे से बोली, बनी कौन है? राघव बनी की तरफ इशारा करके बोला, ये है बनी, अनिरुद्ध का भाई दोस्त, कुछ भी बोलो मेरी तरह। बनी कायरा को देखते हुए बोला, तुम वही हो? कायरा कन्फ्यूजन से बोली, क्या? आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरा नाम कायरा है। और बनी बीच में बोला, मुझे पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है, रिलैक्स। ओके, मैं भी इंसान नहीं हूँ, एंजल हूँ। कायरा एकदम से बोली, मैनी की तरह? राघव मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें याद है अनिरुद्ध, हमें कायरा से थोड़ी बातें करनी है, इजाज़त मिलेगी क्या? उसने कायरा का हाथ पकड़ते हुए बोला, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये बोलकर वो कायरा को सीधा वहाँ से ऊपर बेडरूम की तरफ ले गया। बनी धीरे से बोला, ये तो बात ही नहीं करने दे रहा, फिर कायरा को सब कुछ बताएंगे कैसे? राघव कुछ सोचते हुए बोला, अगर ये अनिरुद्ध कपूर है तो मैं भी राघव हूँ, इसी के साथ बड़ा हुआ हूँ, कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता भी हूँ, तो ये अपनी कोशिश करे, मैं अपनी कोशिश करूँगा। कायरा की आंखों के सामने जो पर्दे हैं उन्हें हटाऊँगा और तुम इसमें मेरे साथ रहोगे। वो कुछ पल रुककर बोला, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, पर करेंगे कैसे? अनिरुद्ध को कायरा से दूर भेजना पड़ेगा। और राघव बीच में बोला, वो हमारा काम नहीं है, अनिरुद्ध बेटा है तो उसका एक बाप भी है। ये सुनते ही उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वहीं अनिरुद्ध कायरा को बेडरूम में लेकर गया और गेट बंद करके वो कायरा की तरफ मुड़ा, जो कन्फ्यूजन से उसे ही देख रही थी। वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही वो बोला, किसी की बात पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है जान। कायरा उसके पास जाते हुए बोली, ऐसे कैसे ध्यान ना दूँ, तुम्हारे भाई हैं ना वो, तुम्हारे दोस्त हैं जो भी हैं। कायरा गुस्से में बोली, बस बहुत हो गया, तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, किस लिए लेकर आए? मुझे जानना है, मैं हूँ क्या? तुम्हें प्यार है मुझसे, सामने से बोलो, इकरार है तो सामने से करो। ये अनिरुद्ध गहरी सांस लेकर बोला, जान इधर आओ। ये बोलते हुए उसने कायरा का हाथ पकड़ा, उसे अपने पास खींचा। कायरा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, अगर तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना तो मत बताओ, तुम तो किसी और को भी कुछ नहीं बताने देते। क्या कर रही हूँ मैं? सबके बीच में एक अनजान पागल हूँ क्या, जिसे कुछ नहीं पता और उसके आसपास हजारों चीज़ें चल रही हैं। मुझे जानना है, समझे? अनिरुद्ध धीरे से बोला, जान स्टॉप इट। कायरा गुस्से में बोली, नहीं सुनना मुझे, और मैं नहीं सुन रुकूंगी तुम। ये इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि उसने एकदम से उसे घुमाकर गेट से लगाया और उसके चेहरे के पास जाकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप। ये सुनते ही कायरा एकदम से चुप हो गई और वो सहमी नज़रों से उसको देखने लगी। धीरे धीरे कायरा की आंखें नम होने लगी थी, पर उसने अपनी आंखों से एक कतरा आंसू बहने नहीं दी। अनिरुद्ध ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, कुछ नहीं पता लगने दे रहा, क्योंकि मैं तुम्हें इंतज़ार करवा रहा हूँ, क्योंकि तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। और ज़रूरी नहीं कि जब चीज़ें तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारा अनिरुद्ध तुम्हारे पास हो तुम्हें संभालने के लिए। कायरा धीरे से बोली, किसी को ज़रूरत नहीं है संभालने की, बच्ची नहीं हूँ मैं जो कोई संभाले। और अनिरुद्ध बीच में बोला, बच्ची नहीं हो पर इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो कि जो चीज़ें हैंडल कर लो। तुम्हारा दिमाग जो डाइजेस्ट नहीं कर सकता वो चीज़ हो चुकी है। जब सुनोगी तो सच नहीं लगेगा, और जब पता चलेगा सच है तब दिमाग साथ नहीं देगा। क्या करोगी फिर? कैसे संभालोगी अपने इमोशनल चेंज को? जब चीज़ें तुम्हारी आंखों के सामने चलेगी तो कैसे झेलोगी?
कायरा कुछ पल रुककर बोली, मैं तुम बताओ तो। पर इससे आगे उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अरुण उसके सिर से अपना सर जोड़कर बोला, जितना तुम खुद के बारे में सोचती हो उससे लाख गुना ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ जान। गलत किया सही किया मुझे नहीं पता है, तुम्हें अगर पता हो तो बता देना। अनिरुद्ध उसके गालों को सहलाते हुए बोला, सच ये है जान कि बहुत कुछ जानना है तुम्हें। सच ये है जान कि मैं खुद बताना चाहता हूँ पर तुम्हारी फिक्र रोक रही है। मेरा दिल नहीं है पर फिक्र है, और तुम्हारी फिक्र मुझे तब भी रहेगी जब मैं मर जाऊँगा, जब मेरी रूह भी नहीं रहेगी। मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें अगर मिलूँगा तो बता देना, कायरा धीरे से बोली। अनिरुद्ध ये बोलते हुए उसने धीरे से उसके गाल पर हाथ रखे और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने कुछ मंजर आने लगा जो कि ऐसे थे कि अनिरुद्ध उसे एक अंगूठी पहना रहा था। अंगूठी डायमंड की थी। ये याद आते ही उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें अनिरुद्ध की नजरों से जा मिली, जो खुद बहुत गौर से देख रहा था। कायरा धीरे से बोली, इंतज़ार करूंगी जब तक तुम नहीं बताओगे, ओके? पर अगर कोई सामने से आकर बताएगा तो मैं अपने कान में बंद नहीं करूंगी। अनिरुद्ध कुछ बोलने वाला था कि तभी उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वो कायरा को देखकर उससे बोला, मुझे जाना होगा जान, अपना ध्यान रखना। ये बोलकर वो कायरा से दूर हुआ और अगले ही पल वहाँ से गायब हो गया। कायरा खुद से बोली, ये कहाँ चला गया? ठीक रहना। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर वो जैसे ही बेडरूम से बाहर निकली, बनी और राघव उसके सामने ही थे। इधर अनिरुद्ध इस वक्त जंगल के बीचों बीच खड़ा था और वो आसमान की तरफ देख रहा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।